Hello, class 9. This is going to be the third lecture of chemistry revision. That is, we are on to the third chapter of ninth class chemistry, and we are revising the chapters through various kinds of questions. So I'm sure it is being helpful for you. ठीक है, और जो भी आपको issues हो, do tell me in the comment section. ठीक है, चलिए start करते हैं. चैप्टर 3 है ये आपका वाटर. वाटर जो है काफ़ी डिटेल्ड चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये 10th में भी आपके यूजफुल है. ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है कि वाटर फॉर्म्स अबाउट डैश ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ऑलमोस्ट डैश ऑफ सम प्लांट्स. तो यहाँ पे 65% दे रखा है, तो 65 to 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड 95% इज प्लांट्स की जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर. Then Anthony van Lavoisier in the year dash showed that water is, मतलब लेवोजियर ने वाटर की जो कॉम्पोजिशन है वो बताई थी कि फॉर्मूला क्या, किस रेशो में कंबाइंड है H और O. तो ईयर जो है 1781, जहाँ पे कि लेवोजियर ने ये बताया कि वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ डैश एंड डैश, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दे कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो इस तरीके के क्वेश्चंस यूजुअली आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं आते हैं. देन अर्थ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल. अगर आयोडीन और अल्कोहल को हम मिक्स करें तो जो हमें जो सोल्यूशन मिलता है दैट इज आयोडीन टिंक्चर या टिंक्चर ऑफ आयोडीन. ठीक है, ये मिलता है. ये जब आपको चोट लगती है तो आप लगाते हो ना, टिंक्चर लगाते हो जो, वो ये है, आयोडीन का मिक्सचर है अल्कोहल में. देन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सोल्यूशन. एयर जो है, एयर में सारी तरह की गैसेस मिक्स हैं, तो वो कौन से सोल्यूशन के एग्जाम्पल है? तो गैसियस है, क्योंकि गैसियस मिक्सचर है तो गैसियस ही सोल्यूशन है. नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में कितने WOC होते हैं, मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. मतलब WOC होता है, उसकी वजह से वो क्रिस्टल बन जाते हैं. तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता ना जो वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है. जो नॉर्मल वॉशिंग सोडा है, चाहे वो ड्राई हो या मतलब नॉर्मल वॉशिंग सोडा जो है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और हाइड्रेटेड होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है. देन इट हैज़ गॉट 10 H2O, डेकाहाइड्रेट होता है, मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें एसोसिएटेड होते हैं. तो ये हो गया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला. सो इट कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ WOC या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम WOC भी बोलते हैं. नेक्स्ट, ये जो आपकी टेबल में दे रखे हैं ना, जहाँ पे कि कॉमन नेम दे रखे हैं कंपाउंड्स के और फिर उनके फॉर्मूले दे रखे हैं, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा. जो जिनमें WOC होता है उनके सारे आपकी एक टेबल दे रखी है ना, जहाँ पे एप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, ये सब दे रखे हैं, उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से कुछ ना कुछ आता ही है. 9th में भी आता है, 10th में भी बोर्ड में पूछ लेते हैं. नेक्स्ट, एनहाइड्रस सब्सटेंस लैक देयर. एनहाइड्रस सब्सटेंस का मतलब क्या होगा, ये ध्यान रखना. एनहाइड्रस का मतलब, वर्ड का मतलब क्या है? यूजुअली बच्चे कहते हैं कि इट मीन्स ड्राई. ओके, इट डज मीन ड्राई. एनहाइड्रस का मतलब ड्राई होता है, लेकिन एनहाइड्रस का मतलब जो हम केमिकल्स में बात कर रहे हैं, सॉल्ट्स की बात करें, तो एनहाइड्रस का मतलब वो हो गया ऐसे सॉल्ट्स जिनमें कि पहले WOC अटैच था, अब WOC रिमूव कर दिया है हमने, तो हम ऐसे सॉल्ट्स को एनहाइड्रस सॉल्ट्स बोलते हैं. क्लियर? मतलब एक होता है नॉर्मल सॉल्ट जिसमें कभी WOC अटैच ही नहीं होता, तो वो तो नॉर्मल सॉल्ट हो गया. जैसे कि NaCl है आपका, NaCl जो है वो एक सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है. KCl जो है अगेन इट इज़ अ सॉल्ट. तो ये तो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, लेकिन जिसमें WOC अटैच था फिर उसमें हमने उसमें से WOC रिमूव कर दिया, दैट इज नोन एज एन एनहाइड्रस सॉल्ट. जैसे कि CuSO4 है. CuSO4 क्या होता है, इसमें कितने WOC ने? 5. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. तो अब इसमें से अगर हम WOC रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवेपोरेट हो गए सपोज. तो ये जो CuSO4 अब हमें सॉल्ट मिला, इसको हम एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे. तो एनहाइड्रस सब्सटेंसेस लैक देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, ये समझने वाली बात है आपके लिए. द हायर द टेम्परेचर ऑफ द एयर दी डैश दी एफ्लोरेसेंस. एफ्लोरेसेंस ज़्यादा होती है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होती है. तो सबसे इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफ्लोरेसेंस क्या होती है, एफ्लोरेसेंस का फिनोमिना क्या होता है. तो एफ्लोरेसेंस क्या है? इट इज़ अ फिनोमिना
बाय विच, या हम ये कहें कि अ फिनोमेना अकर्स वेयर एज जो हाइड्रेटेड हमारे सॉल्ट्स हैं या जो ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके पास WOC होता है, उनमें अटैच्ड होता है, दे व्हेन एक्सपोजर टू व्हेन दे आर एक्सपोज टू ड्राई एयर दे लूज देयर WOC। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को जब हम ड्राई एयर में रखते हैं तो उनका WOC जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज एफ्लोरेसेंस एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एफ्लोरेसेंस होगी, ठीक है ना, क्योंकि उतनी ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ जाएगी और वाटर रिलीज होगा जो हमारे सॉल्ट्स हैं उनमें से। तो द हायर द टेम्परेचर ऑफ द एयर द हायर द एफ्लोरेसेंस। Next, concentrated dash removes water of molecules from blue vitriol. It is a dash agent. Blue vitriol क्या होता है? हमारा जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखना, ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या होता है, ब्लू विट्रियोल क्या होता है, ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, वाइट विट्रियोल क्या होता है, सब मैंने आपको बोला था। एंड आई हैड टोल्ड यू दैट प्लीज़ लर्न दीज टर्म्स, है ना, ये कॉमन नेम्स आप ज़रूर याद रखिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड डैश क्या रिमूव करता है ब्लू विट्रियोल में से? वाटर जो है, ये जो WOC है, इसको कौन रिमूव करता है? इसको रिमूव करता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज वेल एज ड्राइंग एजेंट। अब देखो, इसने WOC रिमूव किए CuSO4.5H2O में से, तो इसको हमने बोल दिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि डिहाइड्रेशन आप समझते हो ना, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया जो कि वाटर रिमूव करे। डिहाइड्रेशन आपने कई बार सुना है कि डिहाइड्रेशन वर्ड तो सबको पता होता है ना, तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेशन का डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ड्राइंग एजेंट भी है, तो इन दोनों सब जो टर्म्स हैं इनका डिफरेंस क्या है? डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट में डिफरेंस क्या है? क्या ये सेम है या ये डिफरेंट है? तो देखो, दीज टर्म्स आर डिफरेंट। ड्राइंग एजेंट क्या होता है? जो कि सरफेस से वाटर को रिमूव करता है, मतलब सुपरफिशियली वाटर रिमूव करता है। किसी चीज़ को हमें ड्राई करना है तो हम ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं, लेकिन किसी चीज़ में से केमिकली कंबाइंड वाटर को रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए उसके लिए। Now you understand the difference between drying and dehydrating. ड्राइंग मीन्स कि सुपरफिशियली जो वाटर मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हो गए हैं किसी चीज़ में, उसको हमने रिमूव कर दिया। डिहाइड्रेटिंग का मतलब हो गया कि किसी कंपाउंड के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल H और O के एटम्स को आपने 2:1 के रेशियो में निकाल दिया, मतलब वाटर बना के उसको रिमूव कर दिया है, दैट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा, इट इज़ अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट एज वेल एज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट, डैश इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हम कौन सा वाटर यूज करते हैं? वी यूज सॉफ्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन आपने पढ़ा है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में पूछा है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। इट इज़ होमोजीनियस एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज। सही बात है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम। ट्रू सोल्यूशन जो है उसमें पार्टिकल्स कभी भी सेटल नहीं होते हैं। ट्रू। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। तो ये गड़बड़ है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। साइन जो है रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। सेकंड वाला सही है या सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं, या ऑल ऑफ दीज। अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शन दे ही नहीं रखा कि थर्ड वाला रॉन्ग है, जबकि मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड सही हैं। थर्ड वाले में क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर रखी, तो थर्ड वाला सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो ये गलत है। या तो वहाँ पे मिसप्रिंट है, गलत है, या यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो अगर आपको मतलब आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला है, तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो है सिर्फ 1 और 2 सही हैं, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर दे रखा है, तो दैट इज़ वाई 1 और 2 सही हैं। अगर वहाँ पे लेस देन हो जाएगा तो फिर तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कंटेन WOC, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कौन कौन से सॉल्ट्स में है। अब आपसे ये पूछा है, तो अब देखो कौन कौन से सॉल्ट्स में है। वैसे तो आपको आपने लर्न किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, याद होगा कि किस किस सॉल्ट में होता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको इन सब के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखो पोटैश एलम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन कंपाउंड है ना, तो इसका फॉर्मूला था K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ये पोटैश एलम का फॉर्मूला है। कहीं और क्लियर लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। K2SO4 डॉट Al2, सल्फेट की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो Al2SO4 होल थ्राइस हो गया। और इसमें 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं एज WOC। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा सा ये अनटाइडी लग रहा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। मतलब एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ आधा वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है। इस हाफ को हटाओगे तो आप कर दोगे 2CaSO4 डॉट 2CaSO4, मतलब CaSO4 को ब्रैकेट ऐसे कर दोगे, लिख के दिखा दे, CaSO4 ऐसे डॉट H2, है ना, क्योंकि फ्रंट में 2 लगाओगे तो वो H2O के लिए भी हो जाएगा, तो इसीलिए आपको इसको ऐसे लिखना होगा, या तो ऐसे लिख दीजिए। अब आपका नेक्स्ट है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्या होता है बेटा, एप्सम सॉल्ट याद है आपको, मैंने आपको बोला है कि सारे सॉल्ट्स लर्न कर लीजिए, उनके कॉमन नेम्स लर्न कर लीजिए, सब कुछ लर्न करिए। तो एप्सम सॉल्ट जो होता है ना, सारे ये सब लर्न कर लिए। एप्सम सॉल्ट इज, यहीं लिख देती हूँ, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट अटैच्ड विथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हो गया एप्सम सॉल्ट। तो अब ये बताओ कि आपसे पूछा है कि इन सब में से किस में WOC अटैच्ड है, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि सब में ही WOC अटैच्ड है। पोटैश एलम में 24H2, इसमें एक, इसमें आधा, या एक, इसमें 7। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ एफ्लोरेसेंस इज, एफ्लोरेसेंस की कंडीशन क्या है, इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन आप ध्यान करिए कि एफ्लोरेसेंस की कंडीशन क्या है कि जो सराउंडिंग्स हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई होना चाहिए, ड्राई एयर होनी चाहिए। इसीलिए जो हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं उनका वाटर वेपर रिलीज हो जाता है, टेम्परेचर राइज होता है, एयर ड्राई होती है, तो जो हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स हैं, दे गिव ऑफ देयर WOC। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का रिलेशन दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का रिलेशन दे रखा है। तो वेपर प्रेशर अगर क्रिस्टल का ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर का कम होगा, वेपर है ना, वेपर अगर क्रिस्टल में ज़्यादा, एटमॉस्फेयर में कम प्रेजेंट है, तो वो है सॉल्ट जो है वो एफ्लोरेसेंस शो करेगा। तो इसमें आप देख लीजिए, जहाँ पे ज़्यादा है वेपर प्रेशर क्रिस्टल का, वो वाला ऑप्शन सही है। तो देखो फर्स्ट में कम है, सेकंड में कम है, थर्ड में इक्वल है, फोर्थ में ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू दे रखा है, तो एक्चुअली ये ग्रेटर देन ही होना चाहिए, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ, हॉट की बात करें, Al2O3 जो है वो जब हॉट होता है तो वो कैसा एजेंट है, एक्चुअली इट इज़ हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो भी कॉन्क H2SO4 की तरह एक्ट करता है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। आप ना इनकी एग्जांपल ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ऐसे इसमें रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे एग्जांपल्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह की होती है, एक होती है टेम्पररी, एक होती है परमानेंट। टेम्पररी जो होती है वो किससे होती है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट्स आप समझते हो ना, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, जिनमें कि HCO3 ये बाइकार्बोनेट ग्रुप है, ये अटैच होता है। तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्या हो गया, ये हो गया। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट क्या हो गया, ये हो गया। ये हमने ऐसे क्यों किया, बाइकार्बोनेट को ब्रैकेट में रख के 2 क्यों लगाया, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, बाइकार्बोनेट रेडिकल की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए, दोनों प्रेजेंट होते हैं जबकि वाटर सॉफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है हार्डनेस किस वजह से, ये नहीं पूछा कि सॉफ्ट टेम्पररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस, वो नहीं पूछा है। इन्होंने सिंपली पूछा है कि हार्डनेस किस वजह से होती है। तो देखिए, एक तो ये हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसके अलावा जो परमानेंट, ये टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करते हैं। जो परमानेंट हार्डनेस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, तो ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम क्लोराइड
मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो चारों सॉल्ट्स हैं ये परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं, और ये जो दोनों सॉल्ट्स हैं ये टेम्पररी हार्डनेस कॉज करते हैं। ठीक है, अब देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू क्लोराइड ऑफ कैल्शियम सही है, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम ये भी सही है, सल्फेट ऑफ एल्यूमिनियम गलत है, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स एक्स प्लस वाई। कैल्शियम सल्फेट है एक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट दूसरा सॉल्ट है, इन दोनों को रिएक्ट करवाए तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मतलब ये जो कैल्शियम का कैटायन है ये कार्बोनेट के एनायन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और जो हमारा सल्फेट रेडिकल है एनायन वो सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, तो हमें क्या मिलेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वी विल गेट CaCO3 प्लस Na2SO4। ठीक है, तो आपके x और y क्या हो गए, CaCO3 और Na2SO4। ये देख लो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 एंड 2, फर्स्ट में अकरेंस ऑफ वाटर दे रखा है, सेकंड में एग्जांपल्स दे रखे हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट की फॉर्म, हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर किस फॉर्म में होता है आपको एग्जांपल देना है। तो हाइड्रेटेड आपको एक बार में देखने में नजर आ रहा है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है एज WOC, तो दिस इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट। सॉलिड स्टेट में आइस एंड फ्रॉस्ट, लिक्विड स्टेट में वेल वाटर, सी वाटर, ये तो बहुत ही सिंपल है। गैसियस स्टेट में मिस्ट एंड फॉग। नेक्स्ट, डिफाइन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट बहुत कम है, वाटर ज़्यादा है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है। सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है तो डाइल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। Give an example of each of gaseous and solid solutions. Gaseous solution क्या है, solid solution क्या है। Gaseous का तो बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपके जो चारों ओर जो एयर है उसमें जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनका जो मिक्सचर है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे CO2 हो, चाहे ऑक्सीजन हो, या और भी ट्रेसेस जो हैं, वो सारी जो गैसेस हैं दे मेक अप अ गैसियस सोल्यूशन। सो द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सोल्यूशन, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस इन द एयर। और सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए अलॉयज, मेटल के अलॉयज बनाते हैं ना, मेटल्स को मेल्ट करके आपस में मिक्स करके अलॉय बनता है, जैसे स्टील है अलॉय है, ब्रास अलॉय है, तो ये सब जो होते हैं, ड्यूरेनियम अलॉय है, तो ये सारे जो अलॉयज होते हैं जो मेटल्स को फ्यूज करके बनाए जाते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, व्हाई एफ्लोरेसेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। एफ्लोरेसेंस का फिनोमिना क्या था कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, WOC लूज करते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स व्हेन देयर इज वेरी ड्राई एयर सराउंडिंग देम। जब अब ड्राई एयर है मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो क्या होगा कि एयर जो है सॉल्ट में से वाटर को अब्जॉर्ब करेगी, और इस वजह से जो सॉल्ट्स हैं वो अपना वाटर लूज करेंगे, उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर का वेपर प्रेशर कम होता है। मतलब सॉल्ट में जो है वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा है, एयर में कम है, इसीलिए जो मॉइस्चर है वो हायर टू लोअर मूव करेगा, तो सॉल्ट से निकल के एयर में आ जाएगा। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। अब डेलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपने 3 चीज़ पढ़ी है, फ्लोरेसेंस, डेलिक्विसेंस और हाइग्रोस्कोपिक, है ना, हाइग्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस, डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस एंड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। तो अब डेलिक्विसेंस क्या था, डेलिक्विसेंस वो है कि जब हम किसी सॉल्ट को एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो सराउंडिंग से वाटर अब्जॉर्ब करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सॉलिड जो है वो सराउंडिंग से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट फिनोमिना इज नोन एज डेलिक्विसेंस। तो डेलिक्विसेंस के डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स पूछे आपसे, ये आप याद कर लीजिएगा। कॉस्टिक सोडा एंड कैल्शियम क्लोराइड दोनों डेलिक्विसेंस शो करते हैं, तो दोनों ही डेलिक्विसेंट सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, अगेन इन्होंने ये नहीं बोला कि टेम्परेरी या फिर परमानेंट हार्डनेस, तो आपको सारे बताने पड़ेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस कौन कॉज करते हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैं दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूले लिख देती हूँ, फॉर्मूले मत भूलिएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया CaHCO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया MgHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है,
उसके बाद सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम का सल्फेट हो गया CaSO4, कैल्शियम का क्लोराइड हो गया CaCl2, मैग्नीशियम का सल्फेट हो गया MgSO4 और मैग्नीशियम का क्लोराइड हो गया MgCl2। ठीक है, ये सारे जो है हार्डनेस कॉज करते हैं, और ये जो दो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज करते हैं, और ये जो है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं। राइट, वन एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर को हम क्यों यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए अच्छा होता है, कपड़े धोने के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is water called universal solvent? What is the particle size of solution? water को universal solvent क्यों बोलते हैं? ये 10th बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आता है, 9th बोर्ड में भी आता है कि water जो है it has tendency to dissolve almost all of the substances present on this earth, that is why it is called universal solvent, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आयनिक और कोवलेंट दोनों तरह के कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको रट लो बिल्कुल, ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा है कि ट्रू सॉल्यूशंस के क्या है, ट्रू व्हाट इज़ द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन? पार्टिकल साइज जो होता है मतलब एक ट्रू सॉल्यूशन का, दैट इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर या 10⁻⁻⁹ मीटर, देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, बहुत 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 छोटे होते हैं। What is the effect of temperature on the solubility of the following compounds in water? कैल्शियम सल्फेट की डिक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी, आपने पढ़ा है जब ग्राफ देखा होगा, तो एक ही ग्राफ है जो कि जब ग्राफ बनाते हैं ना तो वो ऐसे जा रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी दिखा रहे हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है विद राइज इन टेम्परेचर, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। और पोटेशियम नाइट्रेट का स्टीप इंक्रीज होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ CaSO4 डिक्रीजेस और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट की इंक्रीज होती है। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डेलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस? डेलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? नेचुरली क्रिस्टलाइन होते हैं, नेचुरली क्रिस्टलाइन नहीं होते, सॉरी, दे आर क्रिस्टलाइन, नेचर इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती है क्योंकि इसमें WOC अटैच्ड होता है, दे अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, दे में भी क्रिस्टलाइन और लिक्विड्स, एंड दे आल्सो अब्जॉर्ब मॉइस्चर, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बनाते, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। थर्ड आपको लिखना है तो इनके आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट नेम ऑफ टू कंपाउंड्स हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, तो वो आपको जो दे रखे हैं यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये गलत है, आपका इसमें हो जाएगा ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो ये है, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं है, ये आंसर है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, ये है हमारे सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो फर्स्ट वाले का जो है वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर सेकंड वाला, सेकंड वाले का फर्स्ट वाला है। रिमेन्स अनअफेक्टेड, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दैट इज हमारा पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। What is water of crystallization among the following? Choose a salt containing WOC. WOC क्या होता है, और इसमें से आपको ये बताना है कि किस में WOC होता है और किस में नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले WOC क्या है? द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विद हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज सेड टू बी दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इन सॉल्ट्स में अटैच होता है। अब किस में है वो आपको पता है, सारे के सारे एप्सम सॉल्ट, पोटैश एलम, ब्लू विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, इन सब में है, ठीक है। और किस में नहीं है? डोलोमाइट में नहीं होता, क्विकलाइम में नहीं होता, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में नहीं होता है, इनमें नहीं होता है, बाकी सब में होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ये फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एप्सम सॉल्ट का MgSO4.7H2O, पोटैश एलम का K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, वाइट विट्रोल जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मतलब 7WOC अटैच्ड है, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसमें 5WOC अटैच्ड है। अच्छा, अब जो नहीं है उनके भी आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए,
हम यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो क्या क्या हमें नहीं है, क्या क्या कौन कौन से सॉल्ट जो हैं जिनमें WOC नहीं है। देखो डोलोमाइट हो गया, क्विकलाइम हो गया, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हो गया। ये जो तीन है इनमें WOC अटैच नहीं होता है। डोलोमाइट जो है दैट इज़ दी, एक्चुअली ये आपने क्लास 10 में पढ़ोगे, इट इज़ दी ओर ऑफ मैग्नीशियम, कार्बोनेट ओर होती है। तो इसमें होता है MgCO3 और कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। डोलोमाइट जो है और है मैग्नीशियम की। क्विकलाइम होता है CaO और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड इज P2O5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ वन सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज स्लाइटली विद राइज ऑफ टेम्परेचर, थोड़ी सी बढ़ती है, वो सॉल्ट का नाम बताना है। तो सोडियम क्लोराइड दे रखा है। सोडियम क्लोराइड की एक्चुअली बहुत थोड़ी सी बढ़ती है। सोडियम क्लोराइड मत लिखिए आप लिखिए यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 लिखो, ठीक है। K2SO4 थोड़ा सा इंक्रीज करता है, सोडियम क्लोराइड उतना नहीं होता है। और डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, ये आप याद कर लीजिए। कैल्शियम सल्फेट जो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ऐसे है ना। पोटेशियम क्लो, उसके बाद इंक्रीजेज ग्रेजुअली, ग्रेजुअल इंक्रीज शो करता है पोटेशियम क्लोराइड, और स्टीप इंक्रीज करता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये सब रट लीजिएगा एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सूटेबल रीजन। The level of concentrated H2SO4 in the jar increases when exposed to atmosphere। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि concentrated H2SO4 जो इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, तो एटमॉस्फेयर से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, कि it is hygroscopic in nature, hence when exposed to atmosphere it absorbs moisture and the level of sulfuric acid in the jar increases। next ferric, next क्या है? कॉमन सॉल्ट बिकम्स वेट ड्यूरिंग रेनी सीजन। कॉमन सॉल्ट जो है वो वेट हो जाता है रेनी सीजन में। क्यों वेट हो जाता है? क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो प्योर होता है वो तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, वो वाटर अब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन नॉर्मल सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड मिक्स होते हैं, MgCl2 और CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड मिक्स होते हैं। तो ये दोनों जो सॉल्ट्स हैं वो डेलिक्विसेंट है नेचर में, मतलब वाटर को अब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाते हैं, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई कॉमन सॉल्ट जो है वो बरसात के दिनों में चिपचिपा हो जाता है, मतलब कि वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फेरिक क्लोराइड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट बॉटल्स। अगेन फेरिक क्लोराइड जो है वो क्या है कि इट इज़ हाईली डेलिक्विसेंट इन नेचर। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है कि डिज़ोल्व हो जाता है हवा से, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, सोल्यूशन बना लेता है, डिज़ोल्व हो जाता है उसमें, इसीलिए इसको हम एयर टाइट बॉटल्स में स्टोर करते हैं। फेरिक क्लोराइड इज FeCl3, फेरस क्लोराइड इज FeCl2। ये हो गया फेरस। फेरस कितनी, फेरस में आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? 2+, और Fe3 में कितनी होती है? फेरिक में 3+। ठीक है, फेरस में 2+। ओके, नेक्स्ट इज रीजन। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन देखें पहले। वॉशिंग सोडा लूजेज इट्स वेट व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। वॉशिंग सोडा अपना वेट लूज करता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरेसेंट सॉल्ट है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता है? Na2SO4 डॉट 10H2O। तो ये जो 10H2O है इसको लूज कर देता है, तो ऑब्वियसली इट विल लूज इट्स वेट। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का वेट जो है वो लूज कर देता है। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का वेट कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल का कितना होता है? 18 ग्राम। तो 10 का हो गया 180, तो इतना ये लूज कर देता है। ठीक है, ओके। ग्राम नहीं, मतलब AMU। Next question is, among the following salts, write which increases in weight, decreases in weight or remains the same when exposed to atmosphere। अब देखो आप ये वाला क्वेश्चन करने वाले हो कि कौन सा वाला सॉल्ट जो है वो वेट में इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, या कौन सा सेम रहता है। तो इसके लिए पहले ना आपको इन सब के सॉल्ट्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। यहाँ पे कॉमन नेम दे रखा है। देखो ग्रीन विट्रियोल जो है वो क्या था? उसका फॉर्मूला क्या था? फेरस, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है एक्चुअली ये, तो FeSO4.7H2O। तो अगर हम इसको एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल लूज इट्स WOC, है ना। कौन सा फिनोमेना शो करेगा? एफ्लोरेसेंस शो करेगा, तो इसका जो वेट है इट विल डिक्रीज। नेक्स्ट, सोडा ऐश। सोडा ऐश जो है वो क्या करता है? वो ना नॉर्मल एक कंपाउंड है, तो वो ना WOC उसमें होता ही नहीं है, तो वो उसका वेट चेंज नहीं होता, तो इट रिमेन्स द सेम। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है अगेन इट इज़ अ
डेलिक्विसेंट सब्सटेंस MgCl2 जो है तो ये वाटर अब्जॉर्ब करेगा तो इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डेलिक्विसेंट है ना, वो तो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, तो इसका भी वेट इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी डेलिक्विसेंट की कैटेगरी में आता है, इसका भी वेट इंक्रीज हो जाता है। वॉशिंग सोडा जो है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉल्ट है Na2CO3.10H2O है ना, ये क्या करेगा, ये अपने WOC लूज कर देगा तो इसका वेट जो है वो कम हो जाता है, इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज ग्लोबस सॉल्ट क्या था आपको याद होना चाहिए, इट इज सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, सेम जितने WOC वॉशिंग सोडा में थे उतने ही ग्लोबस सॉल्ट में होते हैं, तो इसका ये भी अपने WOC लूज करेगा तो इसका वेट भी कम हो जाएगा, वेट विल डिक्रीज। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट अगर प्योर होगा तो सेम रहेगा, अदरवाइज उसमें जो हम नॉर्मल कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड मिक्स होते हैं तो उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फेरिक क्लोराइड जो है ये क्या है, इसमें इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये क्या है कि ये डिहाइड्रेट करता है वाटर को ना, इसमें वाटर मिल जाता है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये डिज़ोल्व हो जाता है उसमें, तो ये जो है इसका भी वेट इंक्रीज हो जाएगा। ये जितने भी क्लोराइड्स होते हैं ना, चाहे फेरिक क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो या कैल्शियम क्लोराइड हो, ये सारे जो हैं ये डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस हैं, तो ये सॉरी डिहाइड्रेटिंग बोला मैंने, ये डेलिक्विसेंट होंगे बेटा, डिहाइड्रेटिंग नहीं होंगे, डेलिक्विसेंट होंगे तो ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे, इसलिए इनका वेट इंक्रीज होगा। सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड अगर प्योर है, मतलब हम यहाँ पे हमने देखो एक चीज़ समझना, हमने यहाँ पे बोला कॉमन सॉल्ट जो है वो नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों मिक्स होते हैं, लेकिन अगर मैं प्योर सोडियम क्लोराइड की बात कर रही हूँ, मतलब इसका फॉर्मूला तो क्या हो गया, प्योर है तो इसका फॉर्मूला हो गया NaCl, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, तो ये जो है ये ना तो वाटर को लूज़ करेगा, ना वाटर को गेन करेगा, ना वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, तो इसका वेट जो है वो सेम रहेगा, इट विल रिमेन द सेम। So this completes with all our questions. We are done with this chapter. अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, एंड कोई इशू हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, स्टडी वेल।